नमस्कार, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब को लेकर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल हिंदी भाषा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। घंटी के बटन को दबाकर ऑल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। एक और विनती है दोस्तों, कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बड़े भाई साहब प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहानी के बारे में जानने से पहले आइए हम इस कहानी के लेखक और उनकी परिस्थितियों के बारे में कुछ बातें जान लें। प्रेमचंद वो नाम है जिसने न केवल हिंदी का मान बढ़ाया है वरन दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा किया है। हिंदी आलोचना के परशुराम कहे जाने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रेमचंद और उनका युग पुस्तक में कहते हैं, ये उनकी कोटेशन है, प्रेमचंद उन लेखकों में से हैं जिनकी रचनाओं से दूसरे देश के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं। उन्होंने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गौरव दिलाया है। आइए आज हम उन्हीं गौरवशाली व्यक्तित्व की थोड़ी संक्षेप में चर्चा करें। दोस्तों, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस में हुआ था। बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसी बनारस के एक गांव लम्ही में उनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। बचपन से ही इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। जासूसी, तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के मोटे मोटे जिल्द वे पूरा पढ़ जाया करते थे। लेकिन लाइब्रेरी का मेंबर बनने के लिए उस समय उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे जिससे कि वे किताबें घर लाकर पढ़ सकें। इसलिए वहीं बैठकर वे वृद्धाकार विशाल उपन्यासों को पढ़ा करते थे। उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, मंगलसूत्र इत्यादि। और प्रसिद्ध कहानियां हैं उनकी कुछ, कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी इत्यादि। और भी कहानियां हैं उनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, किंतु यहाँ सबका नाम गिनाना संभव नहीं है। प्रेमचंद जी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। आइए अब हम देखें प्रेमचंद जी के लेखन का विकास क्रम क्या है, किस तरह से उनका लेखन धीरे धीरे अग्रसर हुआ, विकसित हुआ। तो प्रेमचंद जी ने लिखना 1903 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन वे उस वक्त नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखा करते थे और उनकी थोड़ी बहुत पहचान उर्दू साहित्य में उस समय हो भी गई थी। किंतु जब उनका पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन प्रकाशित हुआ 1907 में, तो उसके 2 साल के भीतर ही ऐसी कुछ घटना हो गई जिसकी वजह से उनकी पहचान खत्म हो गई। तो क्या हुआ? वास्तव में वो पहचान खत्म नहीं हुई, खत्म की गई अंग्रेज़ों द्वारा। तो सोज़े वतन संग्रह में 3 ही कहानियाँ थीं, जिनमें से एक कहानी का नाम था दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इस संग्रह की कहानियाँ देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा जगाती थीं, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। अतः अंग्रेज़ों ने इसे 1909 में जब्त कर लिया और इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रेमचंद जी जो उस वक्त नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, उनकी आंखों के सामने पुलिस ने सोज़े वतन की सैकड़ों प्रतियों को आग के हवाले कर दिया। प्रेमचंद जी शुरू से ही राजनीति में दिलचस्पी रखते थे। राजनीतिक हलचलों, उठापटक में उनकी रुचि थी। वे उससे विमुख नहीं हो सकते थे, ना ही वे कभी विमुख हुए। अंग्रेज़ों ने उनसे उनका नाम छीन लिया था, लेकिन उनके जज्बे को वे नहीं छीन सकते थे। इसलिए एक नए नाम के साथ लिखने की योजना उन्होंने बनाई। ये उनकी ज़रूरत थी उस समय, क्योंकि वो जिस तरह से राजनीतिक चीज़ों को, बातों को अपनी कहानियों में दर्ज करते थे, इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी असुविधा होती थी। और प्रेमचंद अगर अपना नाम प्रकाशित करें तो फिर वो जो है
पुलिस फिर उनको पकड़ेगी। तो इसलिए जो है लेखन चलता रहे, उन्हें एक नए नाम की ज़रूरत थी। काफ़ी बाद में जाकर दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया था और इसी नाम से पूरा संसार आज उन्हें जानता है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। हिंदी में लिखी उनकी पहली कहानी सौत को माना जाता है, सौत कहानी को, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लेकिन लेखक के रूप में प्रसिद्धि उन्हें तब मिली जब 1916 में उनका उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि राजनीति में उनकी दिलचस्पी शुरू से ही थी। यही कारण है कि अलग अलग समयों में राजनीतिक हस्तियों की विचारधारा का प्रभाव उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। सबसे पहले वे गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित हुए, फिर बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव उन पर रहा, किंतु गांधी जी से वे सबसे अधिक प्रभावित हुए। अपनी कहानियों और उपन्यासों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद को अपनाना इसका प्रमाण है। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद वो होता है जिसमें यथार्थ आदर्श की ओर उन्मुख हो, आदर्श की ओर थोड़ा झुका हुआ हो, यानी यथार्थ वस्तु स्थिति यथार्थ परिस्थितियों का तो चित्रण हो, किंतु जो है अंत तक जाते जाते उसमें एक आदर्श दिखाई देने लगे उसके समाधान में। तो प्रेमचंद की कहानियाँ जो हैं एक लंबे दौर तक, शुरुआत से लेकर एक लंबे समय तक, उनमें ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद दिखाई पड़ता है। हालांकि सन 30 के बाद से 1930 के बाद से उनका यह झुकाव जो है वो आदर्शवाद की ओर होता गया और धीरे धीरे माफ़ कीजिएगा यथार्थवाद की ओर होता गया और आदर्शवाद पीछे छूटता गया। कहानियों में पूस की रात और कफन जो कहानियां हैं तथा उपन्यास में गोदान मंगलसूत्र जो ये उपन्यास हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं। इन रचनाओं में प्रेमचंद आदर्शवादिता को पीछे छोड़कर यथार्थवादिता के धरातल पर ज़्यादा से ज़्यादा उतरते गए हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, हिंदी कथा साहित्य के पूरे परिदृश्य को कि किस प्रकार से उस समय कथा साहित्य का परिवेश था, कथा साहित्य किस रूप में लिखा जाता था। सबसे पहले कथा साहित्य का अर्थ जान लें। कथा साहित्य जो है कहानी और उपन्यास को सम्मिलित रूप में हम कथा साहित्य कहते हैं, क्योंकि इनमें कथा की प्रधानता होती है। तो प्रेमचंद पूर्व की जो कथा साहित्य है उसका ढंग बहुत ही अनगढ़ था, गढ़ा हुआ ठीक से नहीं था। एक तरह से उस समय जो थी वो कथा साहित्य और कहानियाँ और उपन्यास जो हैं वो तैयार हो रहे थे, वो अपने पैर जमा रहे थे धीरे धीरे, इसलिए उसमें तरह तरह के प्रयोग हो रहे थे, लेकिन कुछ भी जो है सुगठित नहीं था। तो उपन्यास विधा का जन्म वैसे तो यूरोप में हुआ था, किंतु भारत में इसका आगमन 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ और कहानियाँ भी अपनी संरचना में, यानी कौन सी कहानियाँ, प्रेमचंद पूर्व की कहानियाँ अपनी संरचना में क्या है, पौराणिक अथवा पंचतंत्र के ढर्रे पर लिखी जाती थी। अर्थात जिस तरह से पुराण और पंचतंत्र की कहानियों की रचना हुई है उससे बहुत हद तक मिलती जुलती थी। तो संरचना की दृष्टि से, स्ट्रक्चर के रूप में, कथानक के तौर पर या फिर संवेदना के तौर पर, इन दृष्टियों से वे सारी जो कहानियाँ थी वो काफ़ी रोमानी थी, उसमें रोमानियत थी। तो प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास या तो शुद्ध मनोरंजन के लिए लिखे जाते थे अथवा उपदेश देने के लिए, जैसे धर्मगुरु उपदेश देते हैं, ये करो वो करो, ये नहीं करो वो करो, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो उपदेश जैसी उसकी शैली थी। तो इस प्रकार से प्रेमचंद पूर्व के हिंदी उपन्यासों को हम मोटे तौर पर दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, मनोरंजन प्रधान उपन्यास, दूसरा उपदेशात्मक उपन्यास। वैसे कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना उस समय हुई थी, किंतु वे शुद्ध रूप से ऐतिहासिक भी नहीं कहे जा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें इतिहास के तत्वों का नितांत अभाव दृष्टिगोचर होता है। एकाध उपन्यासों को छोड़कर बाकी उपन्यासों में इतिहास जो है, इतिहास के नाम पर पुराण कथा चलती है।
तो मनोरंजन प्रधान उपन्यासों में कौन कौन से तरह के उपन्यास आते हैं? तिलिस्मी, अय्यारी तथा जासूसी, इन उपन्यासों को इसमें रखा जाता है। और इन उपन्यासों में यानी तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों में कौन कौन से उपन्यास मुख्य रूप से आते हैं? तो देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति, ये उल्लेखनीय है। और जासूसी उपन्यासों के अंतर्गत गोपाल राम गहमरी और किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास जासूसी उपन्यासों के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के हिंदी उपन्यासों पर इंग्लैंड के जासूसी उपन्यासों का प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं, क्योंकि अंततः यूरोप से आई थी ये विधा, उपन्यास की विधा। तो यूरोप में जिस ढंग की रचनाएं हो रही थी उसको लाने का काम किया जा रहा था, लेकिन वो रचनाएं जो हैं एकदम एक तरह से कॉपी पेस्ट जैसी बहुत हद तक हो जाया करती थी। तो उसमें मौलिकता का आगमन धीरे धीरे हुआ, क्रमशः हुआ। तो उपदेशात्मक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से उपन्यास? जो समाज सुधार संबंधी उपन्यास हैं, यानी जिनमें समाज सुधार की भावना, नारी की दशा का सुधार या फिर और जो है निम्न जातियों का उद्धार, इस तरह से वेश्यावृत्ति को लेकर के। तो इन सब उपन्यासों की शैली क्या है? इनका स्टाइल है उपदेशात्मक। तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो है उपन्यास, तथा बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी और लज्जाराम शर्मा का आदर्श दंपत्ति, ये सारे जो उपन्यास हैं, ये सारे उपन्यास उपदेशात्मक उपन्यास की कोटि में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रेमचंद की कहानी कला। तो प्रेमचंद की कहानी कला को समझने की कोशिश अब हम करेंगे कि किस तरह से उनकी कहानी कला विकसित होती है। तो आइए अब प्रेमचंद की कहानी कला पर हम बात कर रहे हैं। प्रेमचंद की कहानी कला में एक जादुई प्रभाव दिखाई पड़ता है हमें, जो पाठकों को एकदम सम्मोहित कर लेता है। आप प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ें या उपन्यास पढ़ें, पाठक उसमें इस तरह से डूब जाता है कि उसे अपनी सुध-बुध नहीं रह जाती। प्रेमचंद एकदम बहुत बड़े चुंबक की तरह पाठकों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो वो सम्मोहन की शक्ति है उनकी कहानी कला में। बेशक इसमें उनकी भाषा शैली जो है या फिर पात्रों के मनोविज्ञान का सूक्ष्म अध्ययन जो उन्होंने किया है, जो उनकी समझ है पात्रों के मनोविज्ञान को लेकर, अलग अलग तरह के पात्र किस तरह से उनकी मानसिक दशा है, कैसे सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, किस घटना पर वो कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इसका जो है बहुत गंभीर अध्ययन प्रेमचंद ने किया होगा। इसीलिए उनके कहानियों में, उपन्यासों में वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें क्या है, सहायता ज़रूर मिली होगी उनको। और समस्या यानी कहानियों में या फिर उपन्यासों में किसी भी समस्या को चित्रण करने में प्रेमचंद का तो जवाब ही नहीं है, कोई उनके मुकाबले ठहरता ही नहीं है। उस समस्या को इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं कि कहना ही क्या। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र जो हैं वो मानवीय गुण दोष से भरे हैं, यानी एक मानव के जो गुण होते हैं या फिर दोष होते हैं वे उनके पात्रों में सर्वत्र दिखाई देते हैं। उनके पात्र देवताओं जैसे नहीं होते हैं कि एकदम देवता जैसा लगे कि अरे ये तो देव पुरुष है, देवता जैसा पुरुष आदमी आ गया है, मानव के रूप में देवता है। ऐसे नहीं हैं पात्र, वो मानवीय हैं। उनमें गुण जो हैं वो मानवीय गुण हैं, देवत्व के गुण नहीं हैं। और न ही उनके पात्र जो हैं पूरे दानव के जैसे हैं, यानी एकदम पूरी तरह से राक्षसी जो वृत्ति है उसको। तो यह बात जो है प्रेमचंद को अपने पूर्ववर्ती कहानीकारों से अलग करती है। पूर्ववर्ती जो उनके कहानीकार रहे हैं उनके पात्र जो है वो या तो जो है ईश्वरीय तरह के चरित्र वाले होते थे या फिर एकदम दानवीय। तो ये बात प्रेमचंद को अपने पूर्ववर्ती, अपने पहले के कहानीकारों से अलग करती है। तो प्रेमचंद पूर्व की कहानियों में हम क्या देखते हैं, एक तरह का कोरा आदर्शवाद, एक तरह का खालीपन से भरा हुआ आदर्शवाद, जिसमें ऐसे आदर्शों की बात की जाती है जिसका व्यवहारिक प्रयोग जो है अत्यंत कठिन है, दुष्कर है, मुश्किल है या सहज रूप में सुलभ नहीं होता और वास्तविकता से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। किंतु प्रेमचंद की कहानियों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद देखने को मिलता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। यथार्थ
आदर्श की ओर उन्मुख हो। कहानियों में वो यथार्थ चित्रण करते थे, स्थितियों का, समस्याओं का पूरा यथार्थ चित्रण करते थे और अंत तक जाते जाते उनमें जो है समाधान को लेकर के एक आदर्श उन्मुखता आ जाती थी। और उनकी कहानियों में क्या है, यथार्थ हमें दिखता है किंतु वह यथार्थ आदर्श की ओर उन्मुख होता है। और इसके प्रमाण स्वरूप उनकी शुरुआती कहानियाँ या 30 के दशक के पहले की कहानियाँ, वो जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को हम देख सकते हैं। और उन कहानियों में क्या है, प्रेमचंद की इस स्थिति यानी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद की स्थिति किस तरह से स्पष्ट होती है। तो वे अपनी शुरुआती कहानियों में जो उन्होंने अपने पात्र सृजित किए हैं उनमें जो मानवीय दुर्बलताएं हैं, मानवीय दुर्बलता से युक्त जो चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं, उनको ऊंचा उठाने का प्रयास उन्होंने उसमें किया है। एक हृदय परिवर्तन जैसी बात वहाँ दिखाई पड़ती है। तो ये स्पष्ट रूप से गांधी जी का प्रभाव है। गांधी जी की भी आस्था थी हृदय परिवर्तन में। किंतु क्या है, अपने अंतिम दौर में जब प्रेमचंद पहुँचते हैं यानी 30 के दशक के आसपास जब पहुँचते हैं या उसके बाद भी, तो वे इस प्रवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं। यानी वे आदर्श पूर्ण समाधान देना बंद कर देते हैं। समाधान ही नहीं देते हैं, वो समस्या को पूरी तरह से चित्रित करके छोड़ देते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है युग बोध के साथ वातावरण और परिवेश का प्रभावशाली चित्रण। युग का बोध यानी जिस युग में वो जी रहे थे उस युग का उन्हें बहुत अच्छा बोध था और उस बोध का उन्होंने इस्तेमाल किया अपने कथा साहित्य में, कहानी और उपन्यासों में वातावरण और परिवेश जो था उसका प्रभावशाली चित्रण करने में। और इसी कारण से जो एकदम शुरू में, वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए स्वतंत्रता संघर्ष का जो संग्राम हमने लड़ा भारतीयों ने, उसका इतिहास का सारा जो है दस्तावेज उसके जो है खो जाएं और केवल प्रेमचंद की रचनाएं रहें, तो फिर से हम वो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का पूरा इतिहास लिख सकते हैं। वो एक तरह से प्रेमचंद का साहित्य उस समय का दस्तावेज भी है। तो ये जो है बहुत प्रभावशाली ढंग से उन्होंने चित्रित किया और उनकी कहानियों में हम देखते हैं कि युग बोलता है। प्रेमचंद की कहानियों में, उनके उपन्यासों में उनका युग बोल रहा था। और प्रेमचंद की रचनाएं जो हैं, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी रचनाएं जो हैं 2 विश्व युद्धों की पृष्ठभूमि में रची गई हैं। अर्थात प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया और लिखना जब उनका धीरे धीरे विकसित हो रहा था, वो दौर था प्रथम विश्व युद्ध के जो पृष्ठभूमि है उसका निर्माण हो रहा था उस समय। यानी पहला विश्व युद्ध होने की परिस्थितियां उस समय गढ़ी जा रही थी, तैयार हो रही थी। और जब उनकी मृत्यु हुई सन 1936 में, उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां तैयार हो रही थी। तो 2 विश्व युद्धों की पृष्ठभूमि में प्रेमचंद की रचनाएं फैली हुई हैं। और वो दौर जो था भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई का दौर भी था, स्वतंत्रता संघर्ष का भी दौर था। और प्रेमचंद की रचनाओं के विषय में ऐसी बात हम कहते हैं। तो प्रेमचंद की रचनाएं जो हैं वो जनता के दुख तकलीफ़ और आशा आकांक्षाओं से भरी पड़ी हैं। किसान, मजदूर, स्त्रियां, जो दलित वर्ग है, इन सब लोगों के दुख तकलीफ़, उनकी आशाएं आकांक्षाएं जो हैं प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में स्पष्ट झलकती हैं, दिखाई पड़ती हैं। ठाकुर का कुआं हो या फिर जो है गोदान में होरी की समस्या हो, आर्थिक समस्याएं भी हैं, सामाजिक समस्याएं भी हैं, सब उसमें स्पष्ट दिखता है। आइए अब प्रेमचंद की भाषा शैली पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। प्रेमचंद की भाषा जो थी, भाषा एकदम सरल थी, प्रवाहमयी थी और मुहावरेदार थी। सरल, प्रवाहमयी और मुहावरेदार, ये 3 शब्द याद रखने की ज़रूरत है। प्रेमचंद की भाषा सरल, प्रवाहमयी और मुहावरेदार है और उनकी वाक्य रचना सरल होते हुए भी आकर्षक है। उनके वाक्य जो हैं उलझे हुए नहीं हैं, बिल्कुल सुलझे हुए वाक्य वो लिखा करते थे और पात्रों की संवेदना और चरित्र के आधार पर ही उनके वाक्यों की बनावट तय होती थी। यानी पात्र जैसे होंगे उस हिसाब से वो वाक्य सृजित करते थे, बिल्कुल उससे मिलते जुलते। चूँकि उन्होंने लेखन कार्य की शुरुआत उर्दू में की थी,
इसलिए उनकी वाक्य रचना में, उनके वाक्यों में, उनकी भाषा में अरबी फ़ारसी के शब्दों की बहुलता हमें देखने को मिलती है। किंतु वे शब्द क्या हैं? आम फहम में आसानी से समझे या फिर बोले जाने वाले शब्द होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही कठिन शब्द हैं जिसका सामान्यतः प्रयोग ही नहीं होता है भाषा में, उस तरह के शब्दों को वो भर देते थे। बहुत सहज शब्द जो आसानी से लोग समझ जाएं और जो बातचीत में, व्यवहार में आए, उन शब्दों का वो प्रयोग करते थे। और इस कारण से क्या होता था? उनकी भाषा में मधुरता आ जाती थी। तो मुहावरों का भी वो बहुत प्रयोग करते थे। उनकी कहानियाँ, आप कोई भी कहानी उठा लें, देखें उसमें कितने मुहावरे हैं, बहुत सारे मुहावरे वो प्रयोग करते थे। तो उनकी भाषा मुहावरेदार थी और मुहावरों का अधिकाधिक प्रयोग करने के कारण जो है उनकी भाषा में एक चारुता, एक सौंदर्य जो है आ जाता था। वो सौंदर्य को और बढ़ा देता है और इसी वजह से उनकी कहन शैली, उनकी कहानी कहने की जो शैली है, उसमें प्रवाहमयता आ जाती है। और यही प्रवाहमयता पाठकों को बांधे रखती है, उनको अपने साथ बांधे रखती है। कहानी ख़त्म किए बिना पाठक उठ नहीं सकता। आइए अब हम बड़े भाई साहब पाठ की ओर चलते हैं। सबसे पहले उसका कथानक व कथाक्रम हम देख लेते हैं। तो बड़े भाई साहब जो कहानी है, ये दो भाइयों के आपसी संघर्ष, उनकी समझदारी और लगाव को दर्शाने वाली कहानी है। दो भाई हैं, उनके आपसी संघर्ष, देयर क्लैशेस, और उनकी समझदारी और लगाव, एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, ये बतलाती है पूरी कहानी में। जगह जगह हमें ये चीज़ें दिखती हैं। छोटा भाई जो है, छोटे भाई को खेलकूद पसंद है। कैसे होती है चीज़ें, ये संघर्ष की स्थिति कैसी है, समझदारी किस रूप में दिखती है, और जो है लगाव कैसे हैं, तो उसको हम संक्षेप में देख लेते हैं। तो छोटे भाई को खेलकूद पसंद है, पर बड़ा भाई जो है उसे समय की बर्बादी समझता है। तो खेलने कूदने के बावजूद छोटा भाई कक्षा में अव्वल आ जाता है, परंतु दिन रात आंखें फोड़कर भी बड़ा भाई बार बार फेल हो जाता है। यह स्थिति दोनों के आपसी संघर्ष को जन्म देती है। किंतु समस्त घटनाक्रमों के बीच बीच में दोनों की स्थितियों को संभालने की जिम्मेदारी भी दोनों में दिखाई पड़ती है। बड़ा भाई छोटे भाई को इतना नहीं दबाता कि वह विद्रोही हो जाए, और छोटा भाई भी इतना छुट्टा नहीं होता है कि वह उच्च श्रृंखल हो जाए। कई स्थलों पर उनके आपसी लगाव की झलक भी हमें दिखाई देती है। आइए अब बड़े भाई साहब कहानी का कथाक्रम भी हम देख लें, यानी वो कहानी किस क्रम में बढ़ती है आगे। तो पहला कथाक्रम क्या है? बड़े भाई की डांट और छोटे भाई का टाइम टेबल बनाना, ये पहला क्रम आता है। तो छोटा भाई जब खेल कूद में अपना समय बिताकर पूरा घर में प्रवेश करता है, तो बड़ा भाई उसे ज़ोर की डांट लगाता है। पिता के पैसे बर्बाद न करके गांव चले जाने की सलाह देता है। बड़े भाई की डांट खाकर वह एक टाइम टेबल भी बना लेता है और निश्चय करता है कि अब से अपना सारा समय वह पढ़ाई में लगाएगा। किंतु पढ़ाई में उसकी घोर अरुचि और खेल कूद के प्रति उसका लगाव उसे पहले ही दिन से टाइम टेबल की अवहेलना करने को बाध्य कर देता है। वो उसे पूरा नहीं कर पाता। दूसरा जो बिंदु है कथानक का, कथाक्रम जो है, दूसरा क्रम है भाई साहब का फेल होना। तो भाई साहब घनघोर तपस्या करते थे। उनकी पढ़ाई जो थी वो एक तरह से तप था। तो घनघोर तपस्या करने के बावजूद भी बड़े भाई वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं और छोटा भाई जो है खेलते कूदते कक्षा में अव्वल आ जाता है। इस कारण छोटे भाई को खुद पर थोड़ा अभिमान भी होता है और वह बड़े भाई की थोड़ी थोड़ी अवहेलना करने लग जाता है। बड़ा भाई छोटे भाई का रंग ढंग देखकर समझ जाता है, परंतु शुरू में वह इसे अनदेखा करता है। इसके बाद अगला कथाक्रम क्या है? लापरवाही करने पर बड़े भाई का पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनाना। तो कक्षा में अव्वल आने के बाद छोटा भाई पढ़ने लिखने में लापरवाही दिखाना शुरू कर देता है और खेल कूद में ही व्यस्त रहता है। जब एक दिन वह दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर कमरे में आता है, तब बड़ा भाई उसकी जमकर खबर लेता है
और आगे की कठिन पढ़ाई और पाठ्यक्रम की मुश्किलों का बखान करने लगता है, जिससे छोटा भाई फिर पढ़ने में मन लगाता है। अगला कथाक्रम आता है, उसके बाद का क्रम है कहानी का भाई साहब का फिर से फेल हो जाना है। यानी इस घटना के बाद फिर भाई साहब परीक्षा होती है और इम्तहान के बाद रिज़ल्ट आता है, परिणाम तो भाई साहब फिर फेल। तो दूसरी वार्षिक परीक्षा होती है तो संयोग ऐसा ही बनता है, भाई साहब तो फेल हो जाते हैं फिर, लेकिन छोटा भाई भी फिर से कक्षा में अव्वल आ जाता है। और इस वजह से क्या है, छोटे भाई का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाता है और वह सोचता है कि वह पढ़े या ना पढ़े, पास तो हो ही जाएगा, उसकी तकदीर बलवान है। और यही सोचकर वह भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब तो बिल्कुल ही पढ़ना लिखना उसने छोड़ दिया और सारा दिन खेलकूद में बिताने लगा। और अंतिम जो क्रम है कथा का, वह है पतंग लूटते पकड़े जाने पर बड़े भाई का तर्क देना। तो दोबारा कक्षा में अव्वल आ जाने पर छोटे भाई जो हैं, छोटे भाई के दिल में बड़े भाई के प्रति अब वो पहले जैसा सम्मान नहीं रहा। वह खुलकर बड़े भाई की अनदेखी करने लगा। छोटा भाई समझ रहा था कि उसे कुछ कहने का अधिकार अब बड़े भाई को नहीं रहा, क्योंकि वह उससे केवल अब एक ही दर्जा पीछे है। लेकिन बड़े भाई ने शीघ्र ही उसका यह भ्रम तोड़ दिया। एक दिन जब छोटा भाई पतंग लूटने के लिए बेतहाशा दौड़े जा रहा था, तभी सामने से आते हुए बड़े भाई ने उसे धर दबोचा। उसने अपने माता पिता और स्कूल के प्रधानाचार्य तथा उनकी माता का उदाहरण देकर तर्कपूर्ण ढंग से यह सिद्ध कर दिया कि पुस्तकीय ज्ञान से जीवन का अनुभव बड़ी चीज़ है और यह अनुभव उम्र की सीढ़ियाँ चढ़कर हासिल होता है। अतः बड़ा भाई चूँकि उससे 5 साल बड़ा है, इसलिए उसे छोटे भाई की निगरानी और देखभाल करने का पूरा अधिकार है। अब आइए हम देखते हैं बड़े भाई साहब की चारित्रिक विशेषताएं। तो बड़े भाई साहब जो इस कहानी के सबसे प्रमुख पात्र हैं, उनके चरित्र की कई विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में से यहाँ कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं। तो पहली विशेषता क्या है, घनघोर परिश्रमी। तो बड़े भाई साहब घनघोर परिश्रमी थे, भयंकर परिश्रमी। वे अपना सारा समय पढ़ाई में लगाते थे। एक तरह से परीक्षा में पास होने के लिए वे भूत की तरह लगन से पढ़ते थे। उन्होंने रुचि होने के बावजूद, उन्हें रुचि थी किंतु रुचि होने के बावजूद भी खेलना कूदना भी छोड़ दिया था ताकि वो दिन रात पढ़ सकें। पढ़ाई के पीछे इतनी मेहनत करना सबके बस की बात नहीं होती है। अगली जो विशेषता है बड़े भाई साहब के चरित्र की, वह है उपदेश की कला में निपुण है। वो उपदेश देने में भाई साहब को महारत हासिल है। पौराणिक चरित्रों और चिरपरिचित लोगों के जीवन से संबंधित बातों का वे इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके वे अपने पक्ष को इतनी मजबूती से पेश करते हैं कि सामने वाला चारों खाने चित्त हो जाता है। उन्हें क्या जवाब दे यही नहीं सूझता है। ऊपर से वे ऐसे ऐसे सुक्तियों का प्रयोग करते थे कि उनकी बातें दिल को चीर देती थी। अगली विशेषता है उनकी अध्ययनशील। बड़े भाई स्वभाव से बहुत ही अध्ययनशील थे। हमेशा वे किताब खोले बैठे रहते थे। स्कूल जाने और दैनंदिन जो कार्य हैं उन कार्यों को छोड़कर वे सारा समय अध्ययन में लगे रहते थे। लेकिन वे जो भी पढ़ते थे, यदि वे उसका अर्थ भी अगर समझ पाते तो वे शायद ज्ञान की बुलंदियों पर होते। अगली विशेषता है उनकी संयमी और कर्तव्य परायण। तो बड़े भाई का मन की वृत्तियों पर ज़बरदस्त संयम था। मन की जो वृत्तियां हैं यानी मन के जो भाव हैं, मनोभाव, उनके ऊपर बड़े भाई का ज़बरदस्त कंट्रोल था। खेलना कूदना उन्हें भी बहुत पसंद था, किंतु उनकी कर्तव्य परायणता यह कि यदि वे खुद खेल में अपना समय नष्ट करेंगे तो छोटे भाई को पढ़ाई में कैसे लगाए रखेंगे। छोटे भाई की देखभाल का कर्तव्य वे अपने ऊपर समझते थे, इसीलिए
अपनी भावनाओं को संयम से वे रोके रखते थे। तो बड़े संयमी थे वे, कर्तव्य की भावना भी थी उनमें। अंतिम विशेषता है उनके चरित्र की बड़ों के प्रति आदर भाव। तो बड़ों के प्रति आदर का भाव बड़े भाई साहब के मन में ये सदा से रहा है। वे मानते हैं कि बड़ों को हमसे अधिक जीवन का अनुभव है, जीवन का अनुभव उनका अधिक है, वे ज़्यादा जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। जीवन के अनुभव ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, वे अनुभव में हमसे बढ़कर हैं, इसलिए सम्माननीय है। ये बड़े भाई साहब का भाव था बड़ों के प्रति। आइए अब हम इस बड़े भाई साहब कहानी का विश्लेषण करें। तो दोस्तों, बड़े भाई साहब कहानी के इस विश्लेषण में हम थोड़ा गहराई में उतरेंगे और इस वीडियो में मैं इस कहानी पर अपने कुछ विचार भी रखूँगा। तो बड़े भाई साहब जो हैं, बड़े भाई साहब कहानी में कई सारे कोण हैं, बहुत से एंगल्स हैं। प्रेमचंद ने बड़े भाई के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था अथवा पठन पाठन के तौर तरीक़ों पर कई सवाल उठाए हैं, जिनमें से कुछ सवाल निम्नलिखित प्रवृत्तियों को लेकर के हैं, कुछ टेंडेंसी है, इन टेंडेंसियों को लेकर के है। पहली प्रवृत्ति क्या है? रटने की प्रवृत्ति, इसको बढ़ावा दिया जाना। लोग रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं और इस प्रवृत्ति का संबंध जो है शिक्षकों के आलस्य एवं नवीनता के प्रति उनके दुराग्रह से है। इस प्रवृत्ति का संबंध शिक्षा नीति में चाहे कितनी भी बातें कही जाएं, सुधार कर दी जाएं, जब तक शिक्षकों की मानसिकता नहीं बदली जाएगी और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाएगी, वे रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा ही देंगे। इसके अलावा मूल्यांकन के जो तौर तरीके हैं वे भी ऐसे घिसे पिटे हैं कि स्वतः ही विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। किसी चीज़ की रटी रटाई परिभाषा या जवाब से जो आलसी शिक्षक होते हैं वे उनको काफ़ी सुविधा होती है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको अलग तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परीक्षा में अधिकांश प्रश्न ऐसे पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर छात्र अपनी समझ से दें, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ जो है उन समझ के आधार पर वो उत्तर दें, न कि गाइड बुक अथवा शिक्षकों द्वारा लिखाए गए उत्तर ज्यों के त्यों छाप दें। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, मुझे आशा है आपने ज़रूर देखी होगी, इस फिल्म को ज़रूर देखी होगी ये फिल्म। तो 3 इडियट्स में एक पात्र है चतुर रामालिंगम, जिसे सब साइलेंसर कहते हैं। तो जब पहली बार कक्षा का दिन होता है तो मशीन की परिभाषा पूछी जाती है, तो मशीन की परिभाषा देता है उस फिल्म का नायक। तो वो शिक्षक को पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही सरल और बहुत संक्षेप में, आसान भाषा में उसको बता देता है। फिर दूसरा जो छात्र है वो चतुर रामालिंगम, वो जो परिभाषा बताता है वो एकदम किताब से रटी हुई परिभाषा है और वो मशीन की परिभाषा को मशीन की तरह ही देता है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद एक मशीन है जिसका रिमोट जो है उसके शिक्षक के हाथ में है। शिक्षक ने रिमोट का बटन दबाया, बटन दबते ही वो बड़ बोलना शुरू कर दिया। तो इस कारण से क्या है, रटने की प्रवृत्ति है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं हमारी व्यवस्था में। उसके बाद अगली जो प्रवृत्ति है वो है किताबी ज्ञान पर बल। तो समाज में बहुत से लोग जो हैं किताबी ज्ञान बघाड़ने वालों को बहुत मान देते हैं, उनको मान दिया जाता है और हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी किताबी ज्ञान को महत्व दिया जाता है। एनसीईआरटी की गाइडलाइन कहती है कि बच्चों को अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो अनुभव के माध्यम से, किंतु आज भी हम कक्षा में वही पुरानी विधि जिसे हम व्याख्यान विधि या उपदेश विधि कहते हैं, उसके माध्यम से हम विषय का ज्ञान देते हैं बच्चों को, जबकि हमें करके सीखने पर बल देना चाहिए। पाठ्यक्रम का संबंध हमें जीवन के व्यवहारिक पक्षों से जोड़कर विषय की समझ विकसित करनी चाहिए। यानी जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं पाठ्यक्रम में, उस विषय का जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल जो उसका एग्जाम्पल्स है
व्यावहारिक उदाहरण, जीवन की व्यावहारिक समस्याएं, व्यावहारिक स्थितियों से उस पाठ्यक्रम को जोड़ करके हमें पढ़ाना है। हमें विषयों को उसका जो है उसकी समझ विकसित करनी है छात्रों में, और इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। फिर से वही बात आ गई शिक्षकों का आलस्य, क्योंकि मेहनत काफ़ी है इसलिए बहुत से शिक्षक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो रटने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा बल देते हैं और रट रट के किताबी जो ज्ञान हासिल होता है उसी का महत्व बघाड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें ऐसे व्यवहारिक पक्षों से जोड़कर विषय की समझ विकसित करनी चाहिए छात्रों में। तीसरी जो प्रवृत्ति है वो है खेल कूद के प्रति समाज की अवहेलना। बहुत पहले से ही ये हम देखते हैं कि बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता है ठीक से, खेल कूद पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। आज भी समाज में बहुत से लोग हैं जो खेल कूद को समय की बर्बादी समझते हैं। न केवल बहुत से माता पिता बल्कि कई विद्यार्थी भी ऐसा सोचते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि खेलना कूदना न केवल हमारे शरीर के लिए वरन हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत आवश्यक है। विशेषकर जो सामूहिक खेल हैं, उन सामूहिक खेलों को खेलने से हमारे भीतर कई तरह के मूल्यों का विकास भी होता है, जैसे सहयोग की भावना का विकास, समूह की भावना का विकास, फिर से नेतृत्व की जो क्षमता है, लीडरशिप क्वालिटी। इसके अलावा तनाव से निपटने की क्षमता भी विकसित होती है खेलों के माध्यम से। तो खेलों का बहुत महत्व है, लेकिन अक्सर जो है बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो हमेशा बच्चों को कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते रहो। खेलने जाते हैं तो उनको मना करते हैं, खेलने नहीं देते हैं। और अगली जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति पर बात करेंगे, इसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। तो अगली प्रवृत्ति है समझदारी को उम्र से आंकना। समझदारी यानी अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, तो उम्र से उसको आंकते हैं। यानी उम्र क्या है, एक यूनिट हो जाता है, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, पैमाना हो जाता है। उम्र जिसकी ज़्यादा उसकी समझदारी अधिक। तो ये सामान्य सोच है समाज की। समाज में ऐसे लोगों की संख्या हमेशा से अधिक रही है जो समझदारी का पैमाना उम्र को मानते हैं। इस कहानी में बड़ा भाई भी इसी बात पर आस्था रखता है। कहानी में जो भी वर्णित परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए यह बात थोड़ी ठीक भी लगती है। बड़े भाई को इस बात की समझ है कि यदि वह छोटे भाई को अनुशासन में नहीं रखेगा तो वह मनमौजी होकर पढ़ना लिखना सब छोड़ देगा और उसका भविष्य नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, किंतु हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये जो बात है, ये बात हमेशा सही नहीं होती है। ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि समझदारी उम्र से ही आती है। समझ उम्र की तुलना में बौद्धिक क्षमता पर अधिक निर्भर करता है। यह ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा उम्र वाला किसी बात की ज़्यादा समझ रखता हो। उम्र में छोटा होने पर भी बहुत से लोग अपने से कहीं ज़्यादा उम्र के लोगों से अधिक समझदारी का परिचय देते हैं। वस्तुतः समझदारी को उम्र से आंकना एक पुरानी और जर्जर सोच का परिणाम है। कक्षा में शिक्षक या घर में बड़े अक्सर बच्चों से ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं, क्या चुप रहो, तुम ज़्यादा जानते हो, तुम अभी बच्चे हो। तो इस तरह के वाक्य प्रयोग करते हैं। बच्चों को ना समझने की जो समझ है, इसके पीछे की समझ को समझना आज बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं इस वाक्य को, ये थोड़ा काव्यमय हो गया ये वाक्य, किंतु फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चों को ना समझने की समझ के पीछे की समझ, बच्चों को ना समझने की समझ के पीछे की समझ को समझना आज बहुत ज़रूरी है। क्यों बच्चों को नासमझ समझा जाता है? बच्चे नासमझ होते हैं, कहते हैं बच्चे तो नासमझ होते हैं। बच्चे समझते हैं, बहुत सी बातें हैं ऐसी जो वो समझा नहीं सकते किंतु समझते हैं। वो उनको नासमझ समझने की गलती न करें। समझ अगर उम्र से ही आती तो जितने सारे बूढ़े हैं, सारे बूढ़े समझदार कहे जाते हैं कि इस दुनिया के सारे बूढ़े समझदार हैं।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक अपने दोस्त को विदा दीजिए। नमस्कार।